ठीक है, चले नेक्स्ट पर। चलिए, देखो भाई, जो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बड़ी गड़बड़ है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, जब एल ए सी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एसएसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, तब एलएसी वक्र स्थिति होती है। पहले जो कहता है उसको बनाइए, है ना, जो कहता है उसको बनाइए। देखिए, लॉन्ग रन ऐसे कैसा होता है, ऐसे होता है। अब एसी, शॉर्ट रन एसी जो है, देखिए, जब एलएसी नीचे गिर रहा होता है तो शॉर्ट रन एसी के नीचे गिरते हुए भाग को टच करता है, और जब लॉन्ग रन एसी मिनिमम होता है तो शॉर्ट रन एसी के मिनिमम पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, और जब एलएसी ऊपर चढ़ता है तो ये शॉर्ट रन एसी के ऊपर उठते हुए भाग को टच करता है। अब बताओ सही आंसर क्या होगा? चलो बताओ, सही आंसर क्या होगा, कोई बताओ। नहीं, नहीं पता। बड़ी गड़बड़ है, नहीं पढ़ता है तुम लोग जी, मेहनत नहीं करता है। अचानक से पता चलेगा ना जब एग्जाम में बैठेगा कि बाल रे बाल क्या पढ़े। पढ़ने में समय तो लगता है भाई, समय तो लगेगा, समझोगे तो समय लगेगा। वो शॉर्टकट का रास्ता छोड़ दो, शॉर्टकट नहीं चलेगा, है ना, शॉर्टकट नहीं चलेगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स काम नहीं देगा। तो जब एसी एलएसी मिनिमम होता है, क्या कह रहा है, एसएसी वक्र न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता, तब एलएसी वक्र की स्थिति होती है। एलएसी जो है, जब एसी को उसके न्यूनतम पर स्पर्श करता है तो क्या होता है, तो वह एलएसी भी न्यूनतम होता है। देखो कहीं है क्या? हाँ है, अपने एलएसी भी अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। देखो ये, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पढ़ो इसको, दो आंसर करो। अच्छा, वसीम जी भी हैं। अल्पकालीन लागत वक्र का सिद्धांत आधारित है। अल्पकालीन लागत वक्र मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। वसीम जी बड़ी छोड़ छोड़ कर आते हैं। नहीं, देखिए, अल्पकालीन लागत वक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न टू स्केल, है ना, रिटर्न टू स्केल, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसको कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना, वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये बाहरी एवं आंतरिक बचत तथा हानि पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड लॉसेस पर। ठीक है, तो किस पर है ये? शॉर्ट रन एसी जो है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फैक्टर पर काम करते के रूल पर काम करता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर शॉर्ट रन एसी काम करता है। ठीक है, हाँ मुकेश जी का आंसर ठीक है, बी, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एलवीपी पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। छोटा सवाल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ने जो समझा अभी तक उसके बेसिक को कंसेप्ट को क्लियर करेगा यहाँ पर, है ना, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा।
चलिए नेक्स्ट हमारा है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय होती है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन में औसत आय कितना होगा? परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें औसत आय कितना होता है? ए आर, याद कीजिए, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू पी। सब बराबर होता है किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। और ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ए आर एम आर, ये तो फिक्स ना है, स्थिर ना रहता है। तो ऑप्शन क्या है? 17 का ए बिल्कुल सही है वसीम जी का आंसर, ए। मुकेश जी ए होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलें। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा लगभग लगभग कंप्लीट होने को है। अब जो है उसमें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बचा है और ओलिगोपोली और डिओपोली मॉडल बचा है। उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पर चले जाएंगे। तो 2-4 दिन का जो क्लास होगा उसमें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा, है ना। एक दिन डिओपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, उसको हम लोग देख करके, और जो प्राइस डिफरेंशिएशन है हाँ मोनोपोली का, उसको हम एक क्लास में समेट के उसके बाद जो है हम लोग चले जाएंगे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर, जिसमें इंटरेस्ट है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ रेंट। उसके बाद जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 18 का ए। अच्छा देखते हैं दूसरे पेपर पर। तो मान के चलिए 2-3 दिनों के 4 दिनों के बाद जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो जाएगा और ये सारा वीडियो प्लेलिस्ट में सेव होगा। इसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी चर्चा करेंगे तो सीधा एमसीक्यू से चर्चा करेंगे। और जैसे ही 2-3 विषय हमारा पढ़ाया हो जाएगा, आपको ऐप का हम अपने ऐप का लिंक दे देंगे, वहां भी आप टेस्ट दे दीजिएगा। आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, टेस्ट देते रहिएगा, अपना जितना मन करे मन चाह टेस्ट जी भर के टेस्ट दीजिए। और जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखिए क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत कितनी होती है? देखिए परफेक्ट कंपटीशन कीमत कितना होता है? कीमत ए आर ए सी एम आर एम सी के बराबर होता है, यही ना होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। मुकेश जी का चंदन, वसीम जी का आंसर ए है। भाई किसके बराबर होता है? अच्छा ये औसत आय के बराबर होता है, ए आर के बराबर। चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर ए है। ये आंसर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, है ना। बहुत अच्छा आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर एम आर में संबंध होता है। आप नहीं बताएंगे इसको यार, अब तो याद हो गया होगा। चलो बताओ, सीधा आंसर बताओ इसका, 19 नंबर का क्या आंसर होगा? चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ 19 नंबर का आंसर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 18, 19 का जल्दी उनसे आंसर करो। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? अभी इसके पहले जस्ट बताया था। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है जी? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन में। हाँ 19 का ए, वसीम जी ठीक। अभी आपने देखा ए आर एम आर एम सी पी सब बराबर होता है। तो ए आर एम आर में क्या संबंध है पूर्ण प्रतियोगिता में? कि दोनों बराबर होता है। सही आंसर क्या होगा? ए। वसीम जी चंदन जी का सही आंसर, मुकेश जी का भी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि यदि सीमांत आय वक्र यानी एम आर उस बिंदु की ओर उत्तल हो तो सीमांत आय वक्र स्थित होता है। देखो एक्चुअल में इसको पढ़ा नहीं है, स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस है। और स्पेशल केस को हम स्पेशल क्लास में आपको पूरा क्लियर करके बता देंगे, है ना, स्पेशल क्लास में। ऐसे आप जो पढ़ते हैं कि ये देखिए ए आर है एम आर है, तो नॉर्मल केस में जो एम आर है वो ए आर का हाफ होता है। नॉर्मल केस में ए आर का हाफ होता है, बस स्पेशल केस में दोनों केस आपको पढ़ना पड़ेगा।
और ये तीनों केस। तो तीनों केस को हम नेक्स्ट क्लास में सबमिट देंगे, तब इसका फिर से आंसर आप यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। देखिए, अब ये देखिए, औसत आय ए आर एम आर तथा कीमत लोच के बीच क्या संबंध है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए आर और एम आर के बीच क्या संबंध है? तो मैं बता देता हूं आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो ए आर बटा ए आर माइनस एम आर होता है, यही संबंध है। तो ऐसा किसमें है कि ए आर बटा ए आर माइनस एम आर, ए नंबर में ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ए। इस फॉर्मूले पर कई सवाल बनाए जाएंगे, है ना? दे देगा कि भाई ईपी ग्रेटर देन 1 है या ईपी लेस देन 1 है या ईपी 1 है, तो एमआर कितना होगा, दे देगा, अभी सवाल आएगा आपके सामने में, ठीक है? तो सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आर बटे ए आर माइनस एम आर। क्या आंसर होगा? ए। चलिए, हाँ, अब देखिए सवाल आ गया उसी तरह से। जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो, यानी ईडी इकाई के बराबर हो, तो सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? कितना होगा? देखिए, अभी आपने पढ़ा कि ईडी इज इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर, और ये कितना बता रहा है? 1। तो कितना हो जाएगा? ए आर बटे ए आर माइनस एम आर। तो ये कितना हो गया? ए आर माइनस एम आर इज इक्वल टू ए आर। एम आर कितना हो गया? इस ए आर में ये ए आर इधर लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, यानी 0। एम आर कितना हो गया? 0। एम आर कितना होगा? 0। सही आंसर क्या होगा? ए। सही आंसर ए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल हम आपको करने के लिए देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो, अगर ईडी मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है, तब सीमांत आय एम आर कितना होगा? 0 होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कोई नहीं होगा। चलो बताओ इसको। ईपी कितना? 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा तो 2 भी। चलो इसी फॉर्मूले पर सिद्ध करके हमको बताओ, इसी पर सॉल्व करके बताओ कितना आंसर होगा। 22 का 23 नंबर है ये। बताओ भाई, मुकेश जी का ए। देखते हैं, ईपी ग्रेटर देन 1, तो मान लेते हैं कि 2 है, 2 3 कुछ भी मान लेते हैं, 3 ए मान लेते हैं, 1 से ज्यादा है, तो 3 AR माइनस 3 MR इज इक्वल टू AR। तो ये इधर आएंगे तो घट जाएगा, तो 3 AR में AR माइनस हो गया और ये उधर चल जाएगा, तो 3 MR। तो ये 2 AR बराबर 3 MR। तो क्या पूछ रहा है? MR होगा, यही ना पूछ रहा है? MR कितना होगा? MR कितना होगा? तो 2 AR में 2/3 AR, है ना? 2/3 AR। तो ये तो पॉजिटिव है ना, है? तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा सही आंसर? बी नंबर। चलिए बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? जब मांग की लोच इकाई से कम हो, यानी ईपी लेस देन 1 हो, तो सीमांत आय होगी। इकाई से कम है, इकाई से कम कुछ भी मान लीजिए, 0.5 को मान लीजिए या 1/2 को मान लीजिए। तो ई क्या फॉर्मूला क्या होता है? ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। तो ई कितना है? 1 से कम, तो आधा मान लेते हैं 1 से कम, है ना? अब इसको फॉर्मूले पर रखते हैं, तो गुना कर दीजिए कोना कोनी। ए आर माइनस एम आर इज इक्वल टू 2 AR। अब कितना हो गया? आप ए आर को उधर लेके चले जाइए, तो माइनस एम आर, 2 AR में ए आर माइनस हो गया, तो माइनस एम आर कितना हो गया? ए आर, यही ना हुआ? तो एम आर कितना होगा? माइनस को उधर कर दीजिए, माइनस ए आर, यानी माइनस यानी नेगेटिव में आ गया, है ना? तो ये क्या हो गया? नेगेटिव में आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? सी।
है ना। 24 का सी हो गया ऑप्शन जी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है देखिए, और जवाब दीजिए इसका। नेक्स्ट सवाल, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एलएसी का ऋणात्मक ढाल क्या बताता है? लॉन्ग रन एसी जो होता है ना, कॉस्ट, अच्छा रॉ एसी है ना, तो यहाँ कॉस्ट को रखेंगे और एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रखेंगे। एल ए सी, ये एल ए सी लॉन्ग रन एसी ये नीचे क्यों गिर रहा होता है, किस कारण से? उत्पत्ति ह्रास नियम, पैमाने की हानि, पैमाने की बचत और सभी, किस कारण से नीचे गिरता है? लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन नहीं है। लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल काम करता है, तो पैमाने की बचत होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज, है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, है ना। लॉन्ग रन और लॉन्ग रन में क्या है, आंतरिक और बाह्य बचत होने लगता है, आंतरिक व बाह्य बचत, बाहरी बचत, है ना। जैसे सस्ता लेबर मिल गया, जो लेबर काम करने का जो उसका एक्सपीरियंस है वो बढ़ गया, है ना। कई कारणों से जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यहाँ काम करता है, फिर बीच में कांस्टेंट रिटर्न टू, बाद में फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम करने लगता है, ठीक है। इसीलिए शुरुआत में बचत के कारण जो है एलएसी नीचे गिरता हुआ होता है। हाँ, नहीं पूरा नहीं होगा, हानि तो जब ऊपर उठने लगेगा ना, जब हानि होगा तो ये ऊपर उठने लगेगा, गिरता हुआ भाग कर रहा है, नीचे गिरता हुआ भाग, यानी ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा नीचे क्यों गिरता है, बचत के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? बताते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसको समझिए, ब्रेक इवन पॉइंट को, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट को समझना है। ये क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? एक्स एक्सिस पर आउटपुट, है ना, वाई एक्सिस पर कॉस्ट और रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, अगर जीरो आउटपुट है तो जीरो इस तरह से होगा, टी आर। और जो कॉस्ट कर्व होता है, कॉस्ट कर्व कैसा होता है, कॉस्ट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, याद कीजिएगा, कॉस्ट बढ़ते ही जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जहां पर ना प्रॉफिट और ना लॉस है, ये दो पॉइंट जहां ए और बी, यहां पर क्या है, ये इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? यहाँ पर ए सी, सॉरी माफ कीजिएगा, टी आर और टीसी, टी आर और टीसी दोनों बराबर होता है ब्रेक इवन पॉइंट पर, इसीलिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। टी आर टीसी दोनों बराबर होती है, तो फर्म ना लाभ की स्थिति में होती है ना हानि की स्थिति में होती है, तो वो जो है ना, क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल देखिए क्या है, किसी फर्म को अधिकतम लाभ तब प्राप्त होता है जबकि उसकी सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है, औसत लागत के बराबर होती है, औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, कुल लागत के बराबर होती है। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा उसका? हाँ, एक तो है भाई टीसी, यानी टी आर और टीसी का अंतर जो है अधिकतम हो, लेकिन यहाँ तो इसका जिक्र नहीं, वो तो एम आर एमसी का जिक्र है, अच्छा सीमांत आय है ना, एम आर का जिक्र है। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम का कंडीशन, जब एम आर और एमसी इक्वल होगा, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा। तो पहला तो हो गया एम आर एमसी के बराबर हो, तो एम आर किसके बराबर होगा, एमसी के बराबर होगा।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन बंद कर देगी। कब उत्पादन बंद कर देगा भाई? कब? जब कीमत एबीसी से कम हो, जब कीमत एबीसी के बराबर हो, जब कीमत एबीसी से अधिक हो, जब कीमत एसी के बराबर हो। अच्छा एक बात की बताइए, आपने मोनोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो या ओलिगोपोली हो, कोई भी मार्केट है, तो हर एक मार्केट में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वो आपने पढ़ा है कि लॉस सह के भी जो है उत्पादक उत्पादन करता है। क्यों उत्पादन करता है भाई? क्यों करेगा उत्पादन? कभी सोचे हैं कि उत्पादन क्यों करेगा? लॉस सह के भी क्यों उत्पादन करेगा? इसलिए कि भविष्य में वो लाभ कमाने की इच्छा है उसको। लेकिन अगर उसका एवरेज रेवेन्यू यानी कि कीमत एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एसी होता है उसमें ए एफ सी प्लस ए बी सी के बराबर होता है। अगर जीरो प्रोडक्शन भी करेगा तो कम से कम इतना नुकसान सहना पड़ेगा, है ना? कितना? ए एफ सी के बराबर। और यदि उसकी कीमत यानी ए आर, कीमत यानी ए आर ज्यादा है किससे? ए बी सी से, इससे ज्यादा है, इसका मतलब है इसका हिस्सा भी कुछ ना कुछ निकल जा रहा है ना? इसका हिस्सा, इसका भी हिस्सा निकल जा रहा है। लेकिन यदि ए आर एवरेज रेवेन्यू इसका कीमत जो है ए बी सी से कम हो, इसका मतलब है कि अब तो ये तो नुकसान है ही है, ये भी नुकसान है और एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है। तो जैसे ही ए आर यानी कीमत एबीसी से कम होगा, तो उत्पादन क्या करेगा? फर्म बंद कर देगा। तो सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे, नेक्स्ट सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। कौन प्रभावित कर सकता है? पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार को कौन प्रभावित कर सकता है? कोई एक क्रेता, कोई एक विक्रेता, दोनों, कोई नहीं। बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? कोई बताइए, पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट कंपटीशन में कौन प्रभावित कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं, है ना? आंसर कितना हो जाएगा? बी। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है क्रेता विक्रेता कोई भी बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर हमारा आज का सवाल जो है वो खत्म हो जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरा नंबर है 799 114 1192। इस नंबर को नोट कर लीजिए और हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि आपको लाइव क्लास का अपडेट जो है वो मिलता रहेगा, है ना? और इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हो यानी TRE 4.0 के लिए, या यूजीसी नेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना? या स्लेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, बेट, हालांकि इसकी जिक्र अभी नहीं है लेकिन चांस है, या जेट की तैयारी करना चाह रहे हो, लेक्चरर के लिए, है ना? यूपी पीजीटी के लिए, या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना? तो हमारा चैनल जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आपको फायदा पहुंचेगा हमारे चैनल पर। हमारा लाइव अपडेट जो है उसमें जरूर रहिए। हमारा वीडियो भी अपलोड होते रहता है, उसको भी आप देखिए। जहाँ दिक्कत हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट सजेशन देंगे, है ना? और मैं एक बात कह दूं कि आप बुक जरूर रखिए। ऐसा ना हो कि क्लास में रह जाइए यहीं पर। बुक तो जरूर रखिए, श्योर रखिए, किताब रखिए, है ना? आपका सबसे सच्चा साथी किताब होगा, है ना? आपको जिसका लैंग्वेज अच्छा लगता है उसी का रखिए, लेकिन बुक एकदम निश्चित रूप से रखिए, है ना? चलिए, आज का सेशन हमारा कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, है ना? लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना? एल डबल एस हमारा फॉर्मूला है, एल डबल एस। एल डबल एस को तो बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप
जब शेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें आप प्रमोट करते हैं, है ना? हमारा प्रमोशन होता है। हमारा जितना ज़्यादा प्रमोशन होगा, हम उतनी नई एनर्जी के साथ आपके सामने आएँगे, है ना? चलिए, हम लोग नए क्लास में जो है नए टॉपिक के साथ आएँगे। कीमत विभेदीकरण हमारा अभी छूटा हुआ है मोनोपोली का, ओलिगोपोली और डिओपोली। तीनों मार्केट की क्या विशेषताएँ हैं और ओलिगोपोली, डिओपोली में जो है क्या अंतर है? किंग डिमांड कर्व जो है उसको भी हम लोग देखेंगे और फिर जो है जो हमारा रेवेन्यू कर्व है, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हमारा रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, उन सब चीजों को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास थोड़ा हमारा जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि उस दिन हमारा जितना छूटा हुआ इधर उसको कंप्लीट करना है। तो थोड़ा धैर्य बना के उस दिन जो है आप क्लास में रहिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।